सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रेम जी सर को नमस्कार। और मेरे साथी पदम सिंह जी जो कि रूममेट रहे हैं, अनफॉर्चुनेट रहे कि इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए। पीरागा राम जी जो आपके मेंटोर भी हैं, अभी काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, आज उनसे भी मुलाकात हुई, अच्छा लगा मुझे। मैं तो बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ और अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी एंजाइटी फील हो रही है मेरे को, क्योंकि पहली बार है कि मैं किसी को एड्रेस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने किसी को भी एड्रेस किया नहीं है और बहुत ही शर्मीला टाइप, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी। और पद्म साहब जब साथ में थे मेरे, तो इन्होंने थोड़ी पर्सनैलिटी, मेरी वो पर्सनैलिटी में एनरिचमेंट है वो किया। मेरे साथ में एक और मेरे मेंटोर थे, मैं मेंटोर ही कहूँगा, हालांकि फ्रेंड है मेरे, ईरेंद्र जी। तो आज मैं इस स्थान पर हूँ तो उसमें उनकी भी मुख्य भूमिका है। बाकी मेरे फादर साहब की डेथ जब मैं 5 साल का था तभी हो गई थी, तो मम्मी और मेरी फैमिली की कंडीशन काफ़ी वर्स थी और समाज में हम कुछ भी मतलब स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो मम्मी आंगनवाड़ी में थी और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, मेरे इंस्पिरेशन वही है। 80% इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली है कि मुझे आगे जाकर कुछ करना है और अपने आप को प्रूव करना है इस सोसाइटी में। क्योंकि जब आपके पास इतनी लंबी, इतने बड़े चौड़े आप समाज का हिस्सा हो और वहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है और वहाँ आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलता है, तो काफ़ी दुख होता है। तो मैं भी कभी सोचता था कि मेरे सर्विस लगेगी, मम्मी ने पूरा साथ दिया। हालांकि 12th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी जो जर्नी रही है वो गवर्नमेंट स्कूल में साइंस बायोलॉजी से मैंने 12th की, ठीक ठाक परसेंटेज भी बन गए। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं कॉलेज करूं या मेरी इच्छा थी कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूं, जो प्री मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उसके लिए मुझे कोटा जाना था, लेकिन इतने हमारे पास फंड्स नहीं थे कि मैं कोटा को अफोर्ड कर सकूं। लेकिन फिर भी मम्मी ने मेरी सहायता की। हमारे पास एक दो एफडीज थी, इसमें नाना जी की भूमिका रही, उन्होंने मेरी मम्मी के लिए एक दो एफडीज करवाई थी। तो मम्मी ने वो एफडी मेरे लिए तुड़वा दी और मुझे बीकानेर भेजा। कोटा हमने ऑप्ट नहीं किया, वो ज़्यादा महंगा था, अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन बैड लक रहा, वहाँ मुझे सेटबैक मिला। मैंने अपना पूरा 100% दिया। ऑल इंडिया रैंक अंडर 10,000 आने के बावजूद भी मुझे एमबीबीएस सीट अलॉट नहीं हो पाई और मुझे करनी थी तो एमबीबीएस ही करनी थी। वेटनरी में अलॉट हो गई थी, आयुर्वेद भी मिल गया था, लेकिन मुझे एमबीबीएस ही करना था। उसी दौरान लक बाई चांस मैंने लैब असिस्टेंट का पेपर भी दे रखा था और ऐसे ही पेपर देने गया था। मैं कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि साइंस की तैयारी तो थी मेरे पास और उस समय जीके का वेटेज था 50% और साइंस का वेटेज था 100%। और बोर्ड नया नया बना था, तो आप उस समय के जब पेपर देखोगे तो पेपर बहुत हार्ड आते थे और मेरे 300 में से शायद 125 नंबर थे और फिर भी मैं जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मुझे पर मंथ 20,000 की सैलरी मिलेगी, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी सैलरी में 20 साल की एज में। जब मैंने 12th किए हुए ही 3 साल हुए हैं आपको, 2014 में 12th की और 2017 में जब आप लग जाते हो और आपके पास 20,000 की सैलरी है। उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि 2 साल बाद कितनी होगी, कि तेरे 2 साल बाद 35 के तो हो जाएगी आराम से। तो मैं कि मुझे फिर मैंने सोचा कि आगे करेंगे क्या। तो उसी समय रिजल्ट आता है RS 2016 का और भवानी सिंह जी चारण सर है वो टॉप करते हैं। तो उनके बारे में देखा, उनका भी साइंस बैकग्राउंड, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड, और उन्होंने लाचू कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी। मैं कि यार बंदे तो अपने जैसे ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो तैयारी शुरू करते हैं। तो वापस तैयारी शुरू की। तो कुछ लोगों ने तो मोटिवेट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोग ऐसे थे जो हेल्दी क्रिटिसाइज़ करते थे। क्योंकि मैं बीच में पटवारी का एग्ज़ाम देने लग गया कि यार सुबह तो तू सिविल सर्वेंट्स की तैयारी कर रहा था, अब पटवारी का दे रहा है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ। पटवारी का दिया क्योंकि मेरी तैयारी RS प्री की थी। मेंस में मैं तो समझता ही नहीं था, पूरा फोकस प्री पे, जो आता था पढ़ लेता था। और आप सब फॉर्चुनेट इसलिए हो मेरी तुलना में कि मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, 5 साल पदम साहब को, मेरे को हमारे पास कोचिंग नहीं थी या कोई मेंटोर भी नहीं था। आपके पास इतने अच्छे मेंटोर है, तो कोचिंग जो है उस टेम्पलेट को पकड़ो आप। हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं, जो भी आगे आया बढ़ते गए, नोट्स अपने खुद के बनाते गए। मैंने क्या क्या कमियां थी वो हमने सुधार के रूप में देखनी शुरू की कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं। वापस मैं आता हूँ RS 2021 के।
तो पटवारी में मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया। अब मुझे चूज़ करना था लैब असिस्टेंट और पटवारी। सामाजिक रूप से दबाव था कि लैब असिस्टेंट में क्या है, प्रमोशन नहीं है, पटवारी ज्वाइन कर लो। लेकिन अंदर की अंतरात्मा नहीं मानती थी कि नहीं, मुझे तो आरएस बनना है। आरएस में चाहे कोई भी पोस्ट अलॉट हो जाए, पहले यही रहता है कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए, फिर ये रहता है कि कोई पोस्ट अलॉट हो जाए। अब जब मेरी रैंक आ गई है तो ये रहता था कि थोड़ी रैंक अच्छी आ जाती, आरटीएस वाली। आरटीएस जो बना है उसको लगता है कि मैं एसडीएम बन जाता। तो इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती है। आरएस वालों को ये लगता है कि शायद आईएएस में अपना हो जाए। वापस मैं आता हूँ, 2022 में वीडियो का एग्ज़ाम था, तैयारी उसकी भी नहीं की, केवल आरएस पर ही फोकस था। वीडियो दिया, ऑल राजस्थान रैंक मेरी 121 थी उसमें भी, और मैंने वो भी सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, केवल आरएस की तैयारी। अब मैं आता हूँ वापस आरएस पर। आरएस में मैंने 2021 से क्या सीखा, जब मैं रह गया, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। आप जो कुछ भी पढ़ते हो तो एक तो पढ़ने के दौरान आप जो फैक्ट्स पढ़ते हो उनको लैंग्वेज में इंटरमिंगल करना सीखो। जब तक आप लैंग्वेज नहीं बनाओगे अपने स्वयं के स्तर पर, लैंग्वेज ऐसी नहीं बनानी है कि उसमें उर्दू के शब्द भी शामिल हो, स्टैंडर्ड वर्ड है वो यूज़ करने हैं आपको। जैसे साइंस के अगर आप पढ़ रहे हो तो साइंस में भले इंग्लिश में लिखना पड़े, आप लिखो उसको, उसकी वर्तनी हो, उसकी हो सकता है लिपि हिंदी देवनागरी हो, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा और स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप के थ्रू पढ़ो, अपना कुछ ऐसा डेवलप करो जो दूसरों के पास नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो इस तरीके से रोड मैप बनाता था। जैसे मैंने मेवाड़ को पढ़ा, एक बार मैंने केवल मेवाड़ को पढ़ा था, सेल्फ स्टडी के दौरान ही पढ़ा था। तो बप्पा रावल से लेकर के अंतिम जो शासक रहे हैं भोपाल सिंह जी, उन सब शासकों को मैंने क्रमबद्ध कर लिया। क्रमबद्ध करने से ये हुआ कि उनके साथ साथ में जो इवेंट्स हैं वो मुझे अपने आप याद हो गए। और जब आपकी तैयारी के ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी तब आपकी चीज़ें लिंक होने लगेगी, और वो जब लिंक होने शुरू हो जाए तब आप समझ लो कि मेरा वो एक मानक स्तर आ गया है। दूसरा है कि आरएस में अब पैटर्न बदल रहा है, अब रटंत विद्या नहीं चलती है। मैं तो खुद रटंत विद्या वाला ही हूँ। सही बात है, सही बात वो बोल रहा हूँ, क्योंकि किया अगर सेल्फ स्टडी किए तो जो आता था वो रट लेता था। और पेपर भी ऐसे थे, 21 वाले, 16 वाले, 18 वाले ऐसे ही पेपर थे कि अम्ल क्षार की परिभाषा बताओ, ये वो बताओ, और आपने रट लिया, याद कर लिया। लेकिन आजकल पेपर ऐसे नहीं आते हैं। आपको करंट से कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हो, आप कंटेंट जो भी पढ़ते हो, आपको उससे करंट से रिलेट करना होगा। अभी मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया का मतलब है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फालतू के आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो आप रिलेट कर सकते हो और एक दो लाइन ताज़ा ताज़ा न्यूज़ की उठा सकते हो। जैसे ट्रंप का अभी चल रहा है इशू, जो चल रहा है, वापस वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस है हम उनको वापस एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है अमेरिका में कुछ स्पेसिफिक एरिया में जो होना चाहिए। तो ये ब्रेन ड्रेन वाला है। दूसरा, अभी बिहार इलेक्शन हुए तो एसआईआर वाला जो इशूज है ये पूछेंगे आपसे। हमारे जो क्वेश्चन आया था एक अभी मेंस में 2024 में, तो ये क्वेश्चन था कि ऑर्डिनेंस के संदर्भ में जो तमिलनाडु स्टेट वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी रखता है कि वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, राज्यपाल ऐसी अथॉरिटी रखता है कि वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार की जो बिल्स है उनको नकार सके? क्या उसके पास ये सत्ता है? फिर राष्ट्रपति महोदया ने वापस 143 का सहारा लिया, जो एडवाइजरी उनकी पावर है, और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी पावर रखता है कि वो इंस्ट्रक्ट कर सके प्रेसिडेंट को, गवर्नर को? तो ये इश्यूज आपको कब समझ में आएंगे? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि आर्टिकल 1 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है। ये बेसिक है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। चीज़ों को आपको पढ़ना ही होगा, थोड़ा लेंथ में पढ़ना होगा, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लोगे तब आप बहुत कंफर्ट फील करोगे। ये ऐसा मेरा मानना है। दूसरा है कि आप, जैसा कि पदम शाह ने बताया, ये बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि जो आप विषय वस्तु पढ़ते हो, जैसे आज आपने कोचिंग में कुछ भी नया पढ़ा है जो आपके लिए पहली बार है, उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर करना है। फिर उसका रिवीजन वापस 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। फिर उसका रिवीजन 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तब जाकर के विषय वस्तु स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में जाती है।
आप सोचते हो कि मैं एक बार पढ़ लूँगा, पढ़ने के दौरान बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है कि यार यही तो है, यही तो पढ़ना है। लेकिन जब वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब दिक्कत हो जाती है, उसको याद करना मुश्किल मुश्किल होता है कि इतना सारा डाटा मैं कैसे याद रखूँगा। तो आपको ये करना है कि जो भी आप नया पढ़ो उसको उसी दिन पढ़ो, वापस रिवीजन के तौर पर, वापस 3 दिन में पढ़ो, वापस 7 दिन में पढ़ो। फिर मैं आऊँगा टेस्ट सीरीज पर कि टेस्ट सीरीज की क्या सिग्निफिकेंस है। जो आपके कोचिंग में, मान लो कि कोचिंग में कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है, शेष रह गया है, तो उसकी पूर्ति टेस्ट सीरीज करेगी। तो टेस्ट सीरीज को कभी बाईपास मत करना। भले आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, भले आप पटवारी दे रहे हो, भले आप बीडीओ दे रहे हो, भले आप आरएस दे रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में 4 ऑप्शन आएंगे। मान लो आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो चारों ऑप्शन का एनालिसिस करना है। और आजकल आरएस के जो 4 ऑप्शन आते हैं वो लैंग्वेज में आते हैं, तो उन लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है कि आरपीएससी कहाँ गलती करवा रही है या मेरे से किस स्तर पर गलती हो रही है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 4 स्टेटमेंट होते हैं, उसमें भी आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, परप्लेक्स होते हैं वो, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज से आपकी एक और जो क्षमता है उसमें निखार आएगा, लिखने की क्वालिटी में। अब आप कहोगे कि सर मैंने तो टेस्ट कभी लिखे ही नहीं है, तो आई एम वन ऑफ देम, मैंने कभी टेस्ट नहीं लिखे थे। जो टेस्ट लिखे हैं 5-6 यहीं लिखे हैं, लास्ट में लिखे हैं। आपको जो याद है ना वो लिखो टेस्ट में, 7-8 टेस्ट में जो आपको याद है वो लिखते जाओ, फिर अपने आप देखोगे इम्प्रूवमेंट अपने आप होता जाएगा। पहले आप केवल भाषा को और फैक्ट्स को बांधना सीखो, भाषा को इंटरमिंगल करना सीखो कि मैं अपना जो कंटेंट है वो एक अच्छी भाषा के साथ कम शब्दों में अधिक जानकारी कैसे दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है आरएस में। या फिर मैं दूसरों से अच्छा कैसे अपने आप को प्रूव करूं। मान लो स्पेस दिया है 20 लाइन का और क्वेश्चन आपके पास तो कंटेंट है ही नहीं, तो आप क्या इनोवेशन करोगे। मान लो ज्योग्राफी का पेपर है तो इंडिया का मैप बना दो, उसमें पूछ रखा है खनिज, तो खनिज एक बढ़िया सा सुंदर सा इंडिया का मैप बनाना सीखो, और वो तो आपको करना पड़ेगा, और सीखते ही उसमें साइट दर्शा दो और ये आपका स्पेस फुलफिल हो गया। तो आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है, कम स्पेस है अधिक जानकारी कैसे देनी है, या ज़्यादा स्पेस है आपके पास कम जानकारी है उसका यूज़ कैसे करना है, ये टेस्ट सीरीज आपको सिखाएगी। और इनिशियली तौर पर यही कहूँगा कि आपको, मान लो कि मेरे को लिखना नहीं आता, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है मुझे तो लिखना आता ही नहीं है, मेरी भी यही थी। मुझे ज़बरदस्ती टेस्ट दिलवाने लाते थे पदम शाह और हिरेंद्र जी के, टेस्ट नहीं देगा तो हमारे साथ रहने नहीं देंगे तेरे को। तो फिर मैं आया टेस्ट देने यहाँ पर और टेस्ट दिया मैंने। अब लिखे कैसे, तो जो याद है वो लिखो, आपको कुछ तो याद होगा। और जब आप याद है वो लिखोगे, वो 3 घंटे आप मेहनत करोगे ना, तो 3-4 टेस्ट के बाद में आपकी भाषा उस स्तर की होगी जो शायद पहले दिन नहीं थी। जो मानक स्तर या मानक शब्दावली होती है उस स्तर की आप भाषा प्राप्त कर लोगे। चौथा है कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो जब आप आपस में डिस्कशन करो, हमारा बहुत डिस्कशन होता था, तो आप कम से कम हिंदी शब्दों का और इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो जहाँ पर आवश्यकता है और जो इम्पैक्ट डालते हैं उनका यूज़ करना है आपको। वरना आप इंटरव्यू में बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंटरव्यू। मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी, फिर मैंने माँ जगदम्बा का नाम लिया और अंदर गया, मेरे फेवर में पड़ा इंटरव्यू। और हमारे और पदम शाह के बीच में यदि कोई गैप है तो वो इंटरव्यू में ही है, बाकी मेंस में हमारे लगभग नंबर सेम ही है। इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, इसी कारण मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, अभी से आप जब आपस में बात करो, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो कुछ शब्द जो हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज या रीजनल टोन के आते हैं या रीजनल लैंग्वेज के भी आ जाते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नेचुरली है, वो आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करना है। ऐसा नहीं लगे कि एकदम आप असभ्य तरीके से, या जो इंटरव्यू में समस्या आती है, पदम शाह मुझे बताते हैं कि जो शब्द जिस स्थान पर जिस सिचुएशन में चाहिए वो नहीं निकल पाते। तो वो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की या आपके वो डेली रूटीन में यूज़ नहीं हो रहे हैं। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं उन शब्दों को। तो आपको जब आप कॉन्वर्सेशन करो या डिस्कस करो तो हिंदी में किया करो, और हिंदी के साथ में कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड जो आज के समय में रिलेवेंट है।
तो सर के ऐसे इंग्लिश वर्ड, ऐसी जो मानक भाषा है वो कहाँ से सीखे? तो आजकल मीडिया में जो डिबेट वगैरह है, जो बीबीसी में एक न्यूज़ चैनल है बीबीसी हिंदी करके, तो वो काफ़ी फेयर चैनल है, आप उसकी 4-4 मिनट की न्यूज़ आती है, आप उसे देख सकते हो। इससे आपका आईआर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो 4 मिनट की क्लिप निकालते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। बीबीसी के अलावा आपको और कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आप यूज़ करना बंद कर दो। अगर यूज़ करना ही है तो ट्विटर जो है उसमें भी सेलेक्टिव लोगों को फॉलो करके, जैसे पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको फॉलो करो। और फॉलो करके उनकी आप वो जो उनकी वॉल होती है वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आज क्या नया, जैसे सीएमओ राजस्थान है, सीएम साहब है, इनको फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको योजनाओं की जानकारी है, पोस्टर्स है, वो सबसे पहले मिलेंगी। असल में न्यूज़पेपर से भी पहले आपको वो मिल जाएंगे। बाकी मेरी जर्नी तो यही है, बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और ना कोई कोचिंग का एक्सपोजर मिला है। आपको यदि कोचिंग मिल रही है तो बहुत फॉर्चुनेट हो। हमें टाइम लग रहा है तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास वो प्रेरणा स्तंभ, वो प्रेरणा स्रोत या वो गाइडेंस नहीं थी जो आपके पास है। ऐसा कोई मंच नहीं था। मैंने इससे पहले कभी कोई सेमिनार भी अटेंड नहीं किया था आरएस का। ये सेमिनार भी है और मेरा एड्रेसिंग भी है, दोनों साथ में ही हो रहा है। और जब स्कूल में तैयारी करता था तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे, आपको भी क्रिटिसाइज़ करने वाले खूब होंगे, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपने ठान रखा है, आपकी शिद्दत है, लगन है और मेहनत है, मोटिवेशन, मैं आपको आज मोटिवेट करूंगा, एक दिन मोटिवेट रहोगे। मोटिवेशन हर रोज़ नहीं आएगा। हर रोज़ क्या आ सकता है? कंसिस्टेंसी, निरंतरता आप रोज़ रख सकते हो। आपका हार्डवर्क है वो आज रोज़ आप रख सकते हो। खराब दौर भी आएगा आपका, हो सकता है आपको 1-2 सेटबैक मिले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मिलते हैं। मुझे भी मिले हैं। मेरा नीट में नहीं हुआ था। आज मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं एमडी कर रहे हैं मेडिसिन से, तो लेकिन आज मेरा ये मानना था या विचार था कि मैं जब उन लोगों से मिलूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ऐसी जॉब होनी चाहिए कि मुझे ये नीचा ना देखना पड़े। तो आज मैं आरएस में सिलेक्ट हो गया। माननीय प्रेम सिंह जी सर का वापस एक बार धन्यवाद, और आप सब स्टूडेंट्स को भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं कि आपने जो चाहा है वो आपको मिले। माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कोई सवाल है क्या? हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बोली। नया क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन यदि आपके आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं आपकी ओर से, तो क्वेश्चन को छोड़ना ही ठीक रहता है। बाकी अगर 3 ऑप्शन में है तो आप रिस्क ले सकते हो। और आरएस में तो मेरिट बहुत कम जाती है, एक बार गई थी 50%, वरना 40% जाती है। मेंस में तो देखो ऐसा है कि आपको इंक्लूसिव स्टडी करनी पड़ेगी। मेंस में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हाथ ही नहीं डालना है। जैसे मैं अब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी मेरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन एक जैसी है, लेकिन एक क्वेश्चन आया ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, फिर मैंने पीएचडी वाले को कॉल किया, उसको भी नहीं आ रहा था कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं आपको, इससे कोई चिंता नहीं करनी है। आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी वो 4th पेपर से होगी और 2nd पेपर से होगी। तो अपना 4th पेपर और बेसिकली इंग्लिश अपनी मजबूत करें। आज मेरी रैंक ये है, उसमें 200 रैंक का सुधार हो सकता था यदि मेरी इंग्लिश मजबूत होती। मेरी इंग्लिश बहुत ही, मैं मानता हूँ कि मेरे स्कूल में मेरी इंग्लिश बहुत शानदार है, लेकिन आरएस की दुनिया में जो डिमांड एग्जाम की है वहाँ मेरी इंग्लिश काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है और आगे वाला एग्जामिनर 10 सेकेंड में पता चला लेगा कि ये इंग्लिश मीडियम से नहीं है, ये टूटी फूटी लिख रहा है, ना कोई व्याकरण का ज्ञान है, और ऊपर से टाइम का प्रेशर होता है। तो प्री के लेवल पर तो मैं कहूँगा कि आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे कि आप यदि कोई दूसरे एग्ज़ाम यदि दोगे तो आपके आसानी से निकल जाएंगे। पटवार है, वीडियो है, एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने भी दिए थे, अपने आप को टेस्ट करने के लिए दिए थे। तीसरा है कि आपका इकोनॉमिक रिव्यू, एज पर जो राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान गवर्नमेंट निकालती है, फिर उसको कंसाइज कर देते हैं मैटर को अपने सर, तो वो आपको याद होना चाहिए। और चौथा है राजस्थान की ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट आप याद कर लो और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपका प्री तो कहीं नहीं अटकेगा।
मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि मेरे प्री में 101 मार्क्स थे 2021 वाली वैकेंसी में, जबकि मेरिट गई थी 84। तो उससे मेरे को थोड़ा यूँ अति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया कि यार अपने 121 है, अपने को तो मेंस में कोई रोकेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्री अलग है, मेंस अलग है। मेंस की ही आपको तैयारी करनी है, प्री की तैयारी कब करनी है? यदि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है तो 45 दिन पहले आप प्री की तैयारी शुरू करो। आप इकोनॉमिक रिव्यू तो पढ़ोगे ही। मैथ्स जो है वो एक दिन में ठीक नहीं होती है, वो एक कहावत भी है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो कोई वस्तु एक दिन में तैयार नहीं हो सकती। उसके लिए आपको मैथ्स में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और यदि टफ पेपर आया तो 10 में से 6 हो जाएंगे, और मॉडरेट आया 10 में से 8 आप कर लोगे। तीसरा है साइंस का। साइंस में आप डिजीज वगैरह है, पैटर्न को पकड़ो। आरपीएससी का क्या पैटर्न है उसको समझना होगा, उसको अंदर लेना होगा ब्रेन में। मैं जब पढ़ता था तो सारे दिन पूरी, जैसे आप कोई अच्छी मूवी देख कर आते हो तो 1-2 दिन होता है उसका प्रभाव होता है, सारे दिन वही चलती है ब्रेन में। तो आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। जब मैं पॉलिटी पढ़ता था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 124 से शुरू हो रहा है, 147 पे एंड हो रहा है। तो खाली बैठा होता था तो 124 में क्या, 125 में क्या, 126 में क्या, 27 में क्या, 28 में क्या। स्कूल में लगभग मैं फ्री रहता था, लैब असिस्टेंट के रूप में मेरी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं थी, 2 क्लासें लगती थी मेरी। तो इस प्रकार से मैं चिंतन करने लगता था, और चिंतन से ये होता था कि जो मेरे फैक्ट्स थे वो मजबूत हो गए। और दूसरा जो पक्ष होता है कि फैक्ट्स को इंटरमिंगल करके लैंग्वेज बनानी है, तो वो तो आप बना ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत मैंने इस बारे में पढ़ी थी, और आपको तो एम लक्ष्मीकांत जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो कोचिंग के नोट्स है आप वो पढ़ो, उसी से आपकी पार पड़ जाएगी। बस ध्यान ये रखना, जो भी आता है उसको करंट से थोड़ा सा कंक्लूजन देना होगा कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से इनपुट होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आपके। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार शुरू करो, क्योंकि एग्ज़ाम ये है कि आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आप एक तो फाइनल कर दो, तो नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो मिलने ही नहीं है। और मेंस में ऐसा है नहीं कि कोई आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो आपको लिखना है, और आपको यदि डाउट है कि मैं इसकी भूमिका या इसको कैसे फ्रेम करूं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने कंटेंट ही हो सकता है सही से नहीं पढ़ा है। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंटेंट इतना शार्प पढ़ो कि जब वहाँ क्वेश्चन उस कंटेंट में से आए तब आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, एकदम से फ्रेम। मैं जब क्वेश्चन देखता था मेरे फेवर का आता था तो फ्रेमिंग हो जाती थी 10 सेकंड में। प्रियंका राम जी और पद्म साहब भी इस चीज़ को एडमिट करते होंगे कि जो क्वेश्चन आता है उसकी फ्रेमिंग 15 सेकंड में हो जाती है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी फ्रेमिंग कभी नहीं होगी। फिर उसमें तुक्के मारने, अब कान फिल्म फेस्टिवल आ गया, क्या लिखोगे उसमें, वो तो आता ही नहीं है किसी को। अब कोई किसी को आता है तो उसको पेपर के बाकी क्वेश्चन नहीं आते होंगे, वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं। तो उसकी कोई हेडेक आपको लेनी नहीं है। ये जो आप कह रही हो ये आपका सुधरेगा, इम्प्रूवमेंट होगा टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट लिखो, फिर आप अपने क्वेश्चन को देखो जो मॉडल आंसर की है, फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप से इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, आप मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो, तो सुधार हो जाएगा। सुधार धीरे धीरे होगा, एकदम से आप चाहते हो कि मकान बना ले तो ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? और दूसरा है कि अपने आप पर ट्रस्ट रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं एक दिन जो मेरी ड्रीम पोस्ट है उसको हासिल करूंगा। और कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो ना, भूल जाओ कि इसके अलावा दूसरा कोई कंटेंट है। एक ही कंटेंट है मेरे पास, मैं IRA का पढ़ रहा हूँ, चाहे आपको कोई दूसरा कोई फेवरेट आपका कंटेंट है वो है। कंटेंट पर 100% विश्वास। लोगों के कंटेंट में दुविधा होती है, आज ये पढ़ा, उसी कंटेंट की दूसरी बुक लाएंगे राइटर की और पढ़ेंगे। आपको केवल नोट्स पढ़ने हैं, केवल नोट्स। मेरी इन लाइनों को आप मार्क माय वर्ड्स। नोट्स के अलावा यदि आपके टीचर अलाउ करे, आपको परमिट करे, तो कुछ देखना है। नोट्स पढ़ने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोट्स याद हो जाएंगे, बुकें याद नहीं होती हैं। मैंने नोट्स ही पढ़े हैं। दूसरा है मैंने वो वापस एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज बनानी सीखो आप।
किस प्रकार से लैंग्वेज बनाओगे, फैक्ट्स आपके पास हैं, आपका फैक्ट्स हो सकता है कि 5 लेटर्स का है, तो उसको लैंग्वेज में कैसे इंटरमिंगल करके आप उसके सामने परोसोगे, वो सीखो आप। और कंटेंट पर 100% विश्वास, एक कंटेंट और अपने आप पर 100% विश्वास, जो आपको गाइड कर रहा है उस पर 100% विश्वास, एग्ज़ाम निकलेगा, कहीं नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपका इंटरव्यू कॉल होने की तो गारंटी ले लेते हैं, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है, मैंने कोई नवाचार नहीं किए और इनका भी हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो? हाँ, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। आप देख ही रहे हो, जब मैं एड्रेस कर रहा था तो थोड़ा एंजाइटी भी हो रही थी, तो आप मेरे से तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से हूँ, कोटड़ी गांव है और बहुत छोटा गांव है, 8वीं तक की स्कूल है। और फिर लैब असिस्टेंट के रूप में मैंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की और इधर उधर लोगों से पूछता था कि RS, मुझे डाउट रहता था हमेशा कि क्या कभी मैं बन पाऊँगा, लेकिन फिर मैंने एक दिन नीचे कर ही लिया कि मैं ज़रूर बन जाऊँगा। जब मैंने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को ज्वाइन नहीं किया, तब मैंने ठान लिया कि अब मुझे RS ही बनना है। तो आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, डायलेमा है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल ग्राउंड से हूँ और मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी सिचुएशन को, आपके मन को, क्योंकि मैं इन सब से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। आजकल थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी कंपटीशन है वो ज़्यादा नहीं है। पढ़ने वाले लोग आज भी कम ही हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर करनी होगी कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है और उसके लिए सही तरीका कौन सा है वो फॉलो करना है। बाकी अपने माँ बाप और आपके जो चाहने वाले हैं उनका भी ध्यान रखो। अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उनको साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बाड़मेर में या कहीं और भी जाते हो तो उनको भूल जाओ, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहना है। मैं कभी भी जब भी बाहर गया तो कभी भी रेस्टोरेंट होता है या वो कैफ़े होते हैं, ऐसा कोई VIP शौक नहीं, या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट, एक ही अकाउंट है, एक्स, ट्विटर जिसे आप कहते हैं, सॉरी ट्विटर जो अब एक्स है, बाकी ना तो फेसबुक था और ना ही ये अपने। और मोबाइल में फ़ोन का भी ये रहता था कि मुझे चिढ़ थी मोबाइल फ़ोन से, तो नेट ऑन करता था शाम को 5 बजे, ये मैसेज करते थे यार आपको सुबह 9 बजे मैसेज किया है, 3 बजे। अब मैंने व्रत ले रखा है कि जब तक मैं अपने टाइम में रहूँगा, स्कूल टाइम में रहूँगा, मैं नेट ऑन नहीं करूँगा। अब हालांकि इतना फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं एग्ज़ाम टाइम में तो करता था। दूसरा, आपको यदि कोई ऐप यूज़ करना है मोबाइल में, ChatGPT है, ChatGPT आप यूज़ कर सकते हो। तो ChatGPT आपको रियल टाइम डेटा देगा और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल आंसर आपको प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसका उपयोग भी लिमिटेड। स्क्रीन से आप याद नहीं कर पाओगे। जो भी ChatGPT पे जो सर्च किया है, कॉपी के अंदर लिखना पड़ेगा। स्क्रीन पे तो पेपर रोज़ पढ़ते हैं या कितनी सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, कितनी की याद है हमें। तो स्क्रीन वाली न्यूज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। स्क्रीन पर पेपर भी पढ़ते हैं तो याद नहीं रहते हैं। हार्ड कॉपी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब पेन चलेगा तो उसका जो एनवायरनमेंट होता है, कॉपी का स्पेस होता है, अपना सबका प्राइवेट स्पेस, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। कि यार क्लास में मैं लेफ़्ट साइड पे बैठा था, मेरे पास ये बैठा था, सर ने ये कहानी सुनाई थी, ये सब एग्ज़ाम में मैटर करते हैं। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी, विजुअल्स। तो अपनी विजुअल्स पावर बढ़ाओ। विजुअल्स पावर क्या होती है कि आपने कोई लाइन किसी बुक में पढ़ी है और वो आपके माइंड में, ब्रेन में खुल रही है, तो अपनी उस पावर को आपको बढ़ाना होगा। तो अपनी विजुअल्स जो मेमोरी है उसको बढ़ाओ। और वो कब बढ़ेगी? जब आप एक ही बुक को कम से कम 10 बार पढ़ेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। कम से कम एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आपने पढ़ी नहीं, दूसरी बार दूसरी बुक ले ली। एक बुक, एक एग्ज़ाम, एक कंटेंट, एक मेंटोर और एक कोचिंग और आपका ट्रस्ट। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो आप ये बताओ। आपका मुझे सुना इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। आई एम वेरी ग्रेटफुल।